अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे क्या मामलात चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का तेज़ी से कब्ज़ा जारी है और भारत इस हवाले से काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान बराह रास्त अफ़गानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बयान भी दिया, उन्होंने कहा है कि हमने अमरीका के इत्तेहादी होने की बड़ी कीमत चुकाई है और अफ़गानिस्तान में तमाम सिफारतखाने पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल हो रहे थे। आज भारत में सफ़े मातम बिछी है, लेकिन इसके साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती के अमूर पर जो बातचीत के हवाले से कहा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये वज़ीर ख़ारजा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान भी जाएंगे इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि ख़त्ते की सूरत हाल क्या बनने जा रही है। अफ़गान सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अफ़गान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह ये बयान दे दिया है, लेकिन इसके साथ अब ये भी देखा जाएगा कि क्या अफ़गानिस्तान की नई क़यादत को तस्लीम किया जाएगा, नई हुकूमत के हवाले से जो मामलात हैं वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसी के ऊपर आज हमने खुसूसी तौर पर वक्त दिया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से, दिफाई तज्ज़िया कार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपकी कीमती वक्त का। सर, अभी जो ओवरऑल जब से तालिबान ने कब्ज़ा संभाल लिया है, अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला है, अभी तक की जो सूरत हाल है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? फिर फर्दर मैं आपसे आगे क्वेश्चंस करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फौरी तौर पे जो चैलेंज है अफगान गवर्नमेंट को इस वक्त, वो है एक यूनानिमिटी क्रिएट करना, एक कंसेंसस गवर्नमेंट बनाना। उसमें दो तरह के मसले हैं। एक तो ये कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे हर कोई अपने लिए बड़ा हिस्सा मांगता है। हर किसी की कोशिश है कि वो इस कंसेंसस गवर्नमेंट में अगर सपोर्ट करे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बटोर सकता है वो बटोर ले। उसने जैसे भी पंजशीर में जाके बैठे हैं ये नॉर्दर्न अलायंस वाले अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, जो अहमद वली मसूद जो है वहाँ पे, उन्होंने डिमांड किया था कि जी हमें 6 सूबों के गवर्नर, यानी 6 सूबे हमें दे दें जिसकी गवर्नरशिप हमारी हो जाए, और 2 वजारतें भी दे दें जिसमें एक वजारत खारजा हमारे पास। तो तालिबान फिर क्या रखेंगे अपने पास? तो इस वजह से ये कंसेंसस डेवलप करना सबसे बड़ा मुश्किल वक्त है जहां सारे मांग रहे हैं। तो उसमें पहला तो मसला लोगों की लालच है कि वो अपना अपना हिस्सा बढ़ चढ़ के मांगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये सारे लोग जो हैं वो तालिबान के साथ मुखलिस नहीं है। इसमें बैठे हुए वही पुराने लोग, MDS के लोग भी वहाँ मौजूद हैं, जो पिछली अशरफ गनी गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। वो अपने बाहर के आका जो हैं, उनके आका, उनसे वो गाइडेंस लेते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं और वो उनको रोकेंगे कि कंसेंसस ना होने दें, इत्तेफाक राय न पैदा होने दें। लिहाजा वो यहाँ पे कोई ना कोई, जब मुज़ाकरात होंगे तो उसमें कोई ना कोई मसला खड़ा करेंगे, जैसे अशरफ गनी खड़ा करता रहा मसला। नतीजा ये है कि कंसेंसस डेवलप करना वो बड़ा मुश्किल है, और जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होता एक ऐसी हुकूमत नहीं बनती जिसको पूरे अवाम या पूरे अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से हमायत हासिल हो, तो उस वक्त तक पाकिस्तान, चीन वगैरह भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे। जो हमारा स्टांस यही रहा है कि जो फैसला अफगान करेंगे वो उनका मुत्तफिक का फैसला होना चाहिए, हम उनके साथ। ठीक है। अब वो मुत्तफिक का फैसला हो तो तब हम आगे बढ़ें। तो फौरी तौर पे तो ये बहुत बड़ा एक मसला, एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि सेटबैक है कि अभी तक हुकूमत नहीं बन सकी। जो अब इस वक्त इन्होंने कुछ चंद एक वजारतें बनाई हैं वो एडहॉक हैं। आम लोग कुछ अपने, इन्होंने तालिबान ने अपने लोग बिठाए हैं कुछ, ताकि रोजमर्रा का कुछ काम चल सके, लेकिन बिलाकर इन्होंने हुकूमत बनानी है जो परमानेंट हो और जिसको अफगान अवाम की हमायत हासिल भी हो। लेकिन ये प्रोसेस चलता भी नजर नहीं आता। जनरल साहब, कता कलामी की माजरत, अब्दुल्ला ने तालिबान को खबरदार किया है कि आप अकेले हुकूमत नहीं चला सकते जब तक आप सबको नुमाइंदगी नहीं देंगे। तो चैलेंजेस आप समझ सकते हैं कि काफ़ी चैलेंजेस हैं तालिबान के लिए अफगानिस्तान में हुकूमत और कंट्रोल संभालना। बहुत चैलेंजेस हैं। ये अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा वो हकीकतन तो बाहर से सब लोग उनको कह रहे हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है और यही तमाम उनको हमसाया मुल्क कह रहे हैं, रशिया भी, चाइना भी, कि आप एक कंसेंसस की यानी इत्तेफाक राय से एक हुकूमत बनाएं। तो अब्दुल्ला ने तो वही कहा है। अब इत्तेफाक राय पैदा करना वो खाली इनकी जिम्मेदारी नहीं है तालिबान की, वो जिम्मेदारी बाकी लोग, अब्दुल्ला की भी है, हामिद करजई की भी है, अहमद वली मसूद की भी है। ये सारे लोग जो हैं ये अगर सिर्फ बंटवारा करेंगे, अपना अपना हिस्से मांगेंगे बड़े बड़े, तो फिर तो वो कभी भी कंसेंसस नहीं आ सकता।
پھر طالبان کوشش کریں گے کہ اکیلے چلانے کا کچھ کیا جائے یا جو کوئی مل سکتا ہے مل جائے، باقی پھر جانے دیں، تو اس سے افغانستان میں امن نہیں آئے گا. جس طرح آج پنجشیر ویلی میں آپ دیکھیں کہ وہ اکڑا ہوا ہے، وہاں پہ احمد ولی مسعود جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے اپنے دفاع لے کے. تو مزاحمت اگر شروع ہو جاتی ہے مختلف جگہوں سے تو پھر آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر افغان لوگوں کو سوچنا چاہیے، افغان لیڈرز کو سوچنا چاہیے، ان کو کیا اپنا ملک عزیز نہیں ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے ملک کا امن دیکھنا چاہیے. اپنے ملک کے امن سے آگے تو کوئی چیز نہیں، اپنی خواہشات آپ کی کچھ بھی ہوں، جی اصل چیز تو آپ کا ملک ہے، اس میں امن لانا آپ لوگوں نے، اور وہ انہوں نے لانا، ہم نے تو نہیں کرنا کچھ. تو وہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں خود غرضی ہماری جہاں بھی آڑے آ جاتی ہے وہاں پھر امن لانا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ بھی بتا دیں، وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آئندہ دنوں میں دنیا کو اعتماد میں لیں گے، خطاب کریں گے دنیا سے افغانستان کی صورتحال کو لے کر. لیکن جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں قلعدن TTP کو دہشت گردی کی اجازت نہ دینے کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا، ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ماضی میں جس طریقے سے پاکستان نے دہشت گردی کے لیے فائٹ کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ابھی کی جو صورتحال ہے کافی الارمنگ نہیں ہوگی؟ کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے بھی، اور یہ اس لیے کہ افغان طالبان نے یہ پہلے سے اس چیز پہ ایگری کیا ہوا ہے، انہوں نے مانا ہوا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے تمام ہمسایہ ممالک کو کہ ہم یہ سرزمین استعمال نہیں، اور سارے ہمسایہ ممالک کا یہ مسئلہ ہے، سب کو فکر ہے. پاکستان کو TTP کی، چائنا کو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ والوں کی، اور رشیا کو، ایران کو داعش کی، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو داعش کی فکر ہے. اور یہ سارے جو ہیں یہ ادھر موجود ہیں، اس میں افغانستان میں تھوڑے یہ بہت موجود ہیں وہاں پہ. اب طالبان نے پہلے ان کو کچھ نہیں کہا، وہ وہاں سے جو جی چاہتا ہے کرتے رہے ہیں. اب طالبان کی حکومت آتی ہے، پھر ان کو روکیں گے، ہو سکتا ہے وہ طالبان کے خلاف ہی لڑنا شروع ہو جائے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھل جائے گا وہاں پہ. تو اس کے لیے بھی بڑا سوجھ بوجھ کا چاہیے. جیسے ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے TTP کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہماری مجبوری ہے، ہم یہاں سے کسی کو ٹیررزم نہیں کرنے دیں گے، آپ کو بھی نہیں اجازت دیں گے، لیکن آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ پاکستان سے مذاکرات وغیرہ کر کے اپنے ملک میں اپنی حکومت سے اور کچھ معافی نامہ وغیرہ کر کے تو واپس چلے جائیں. اگر وہ وہاں رہیں گے تو میرا خیال ہے طالبان ان سے ہتھیار وغیرہ واپس لے لیں گے اور ان کو کہہ دیں گے کہ بھی آپ رہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی شکایت آئی کہ آپ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، کہیں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ چیلنج تو ہے، لیکن یہ سارے ملکوں کی طرف سے ہے. سب ملکوں نے کہا ہوا کہ جناب آپ نے اس چیز کی گارنٹی پوری کرنی ہے. تو افغان طالبان کے لیے کافی مسئلے ہیں. افغانستان حکومت کے لیے کافی معاملات جو ہیں وہ کافی چیلنجز بھی ہیں، لیکن خطے کے صورتحال کے حوالے سے، دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ ایک ٹرائی اینگل کی بات کی ہے. مسلم ممالک کے اتحاد کو بھی دیکھتے ہوئے اب بات کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ افغانستان کے صورتحال کو لے کر ایسا کون سا اتحاد بننے جا رہا ہے، کوئی ایسا نیا اتحاد جو خطے کے صورتحال کو بھی بدل کر رکھ دے گا؟ اتحاد تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک آپ متفق کا ایک فیصلہ ہو سکتا ہے. اس لیے ایک ٹیررزم کا جو خطرہ ہے اس پہ کچھ ہماری اتفاق رائے موجود ہے. رشیا، ایران، پاکستان، چائنا، وہ ایک اتفاق رائے موجود ہے جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ طالبان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، اور اصل خطرہ تو وہ ٹیررسٹ گروپس ہیں، داعش وغیرہ ہیں ہمارے لیے خطرہ. اس لیے ہمیں طالبان کو ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کر دینی چاہیے تاکہ وہ ان دہشت گردوں کو ختم کریں. تو یہ جو اتفاق رائے موجود ہے ان چار ملکوں کا، وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. امریکہ کو اس دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے، وہ ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. وہ اپنے راگ الاپ رہا ہے کہ جی عورتوں کے خلاف یہ نہیں ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کی یہ ویلیوز ہیں، فلاں یہ ہے وہ ہے. وہ طالبان کے ساتھ وہ کہانی کھول کے بیٹھے ہوئے. ہمارا خطرہ جو ہے، ہمیں مسائل ہیں وہ بڑے ریئل ہیں، ہم تو بھگتتے رہے ہوئے اس چیز سے. تو وہ چائنا، پاکستان، رشیا اور ایران جو ہیں، جن کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی سرحدیں پار کر کے دہشت گرد آ جائیں گے، ان کا مفاد ایک ہی ہے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک بلاک بن گیا، یا کم از کم یہ کہ ایک اتفاق رائے ہونے کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. تو یہ شاید تسلیم بھی کر لیں ایک ہی وقت پہ
मिल के इकट्ठे फैसला कर लें और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें जब भी करना हो। मतलब ये जो मामलात सामने आ रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि अब आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का भी इजलास होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसमें भी मतलब शिरकत करेंगे और क्या मामलात होंगे, क्योंकि जो फ़ंड्स के हवाले से भी बात की जा रही है कि फ़ंड्स रोक दिए जाएंगे और अमेरिका ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर एलानिया कह दिया है। इस सूरत हाल में आपको लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत तालिबान कायम करने जा रहे हैं उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकेगा? ये मुश्किलात इस फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पिछले 20 साल से अफगानिस्तान का बजट जो है वो ये मगरबी दुनिया चला रही थी जी। अब अमेरिका उसमें एक तरह से आप कह लीजिए कि वो नाराज होकर एक तरफ हो गया और उन्होंने इनके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व है $9.5 बिलियन के वो रोक दिए। IMF से कुछ पैसे मिलने थे वो रोक दिए। जब अमेरिका ने ये कर दिया तो मगरबी दुनिया सारे वो तो अमेरिका को उसके पीछे लगेगी, फॉलो करेगी। नतीजा ये कि मगरबी दुनिया जो इनका बोझ उठाए फिरती थी वो अब नहीं होगा, कम से कम फिलहाल वो नहीं है। तो इन हालात में जब पैसा बाहर से नहीं मिलेगा तो आपके लिए मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। हो सकता है ये आगे 1 तारीख आ रही है तो उसको तनख्वाहें इन्होंने देनी हो तो वही ना इनके पास पैसे हों। तो कुछ थोड़ा बहुत तो मदद ये चाइना रशिया वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जितना मगरबी ब्लॉक मिलके इकट्ठे करता था वो मदद यहाँ से किसी और ने नहीं दे सकती इनको। नतीजा ये है कि तालिबान की हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मसाइल होंगे। पैसा ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनको कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ बातचीत करनी होगी, UAE है, सऊदी अरेबिया वगैरह है, ताकि कहीं से इनको कुछ लाइफ लाइन मिल जाए। तो ये भी आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिलहाल तो उनके पास कोई जरिया नहीं है, वो बीपी जो है वो पीछे हट गए हैं, तो जरिया तो कोई नहीं है फिलहाल। लेकिन ये कि अगर इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कुछ और मुल्कों से तो हो सकता है कि इनको कुछ पैसे मिलने शुरू हो जाए तो अपना तो मामला चला दें, वरना बड़ी मुश्किलात होंगी। जैसे ये बता दें कि क्या सवाल जो उठाए जा रहे हैं अमेरिका के इंखला के हवाले से और डेडलाइन जो दी जा रही है, तो क्या 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिका इंखला मुकम्मल कर लेगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अपनी फौज को अगर निकालना हो फिर तो वो निकाल लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वो सिविलियन पॉपुलेशन को भी निकालना है। उनकी फौज निकल जाती है, चले जाती है, तालिबान के पास एयरपोर्ट का कंट्रोल आ जाता है, सारा संभाल लेते हैं, तो फिर पता नहीं वो सिविलियन जा सकते हैं बाहर या नहीं, क्योंकि तालिबान का क्या रवैया होगा। तालिबान तो उनको कह रहे हैं कि आप मत जाएं। जी। तालिबान कहते हैं कि हमने कह दिया कि हम किसी के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई, कोई बदले वाली बात नहीं है, कोई रिवेंज नहीं ले रहे, हमने तो सबको माफी दे दी, आप क्यों बैठ जा रहे हैं। तो अगर वो उनकी ये सोच है तो हो सकता है कि कल को वो इन लोगों को जाने ना दें बाहर, वो इनको कहें कि नहीं जी आप आराम से बैठे इधर ही। तो अमेरिका को उस बात की तकलीफ होगी कि ये जो उनके साथ काम किया था लोग वो आ नहीं सके, वो बाहर रह गए। तो ये इश्यूज आ सकते हैं और मेरा अपना ख्याल है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपनी फौज निकाल लेगा, अपने अमेरिकी लोगों को निकाल लेगा, बाकियों का सिलसिला चलता रहे, जो पानी है उनके जाने का सिलसिला चलता रहे। बाकी सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या अफगान बाशिंदों को अफगान तालिबान की जानिब से किसी किस्म की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है आइंदा आने वाले अरसे में? आप क्या देख रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, वो पाबंदी की बजाय उनको यकीन दहानियां ही करा रहे हैं कि आप परेशान ना हो, ना जाएं, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और हमने वाकई किसी को कुछ नहीं कहा। आप देख लें कि पूरे अफगानिस्तान में किसी को उन्होंने न मारा न कुछ किया है, बल्कि आम माफी और लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो वो यही इन लोगों को कहेंगे कि आप क्यों परेशान हैं, क्यों भाग रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि बाज़ लोग ऐसे हों जिन्होंने वहाँ पे पिछले दौर में बड़े गलत काम किए हैं, बड़े पैसे चोरी किए हैं, बनाए हैं, उनको फिक्र हो कि हमारी करतूतें खुलेंगी तो फिर हमारे पीछे न लग जाएं, तो वो लोग भागने की, वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा तो मेरा ख्याल है बाकी शायद अफगान इनकी तालिबान की बात मान ही लें, लेकिन तालिबान की लाजमन ख्वाहिश होगी कि ये लोग मुल्क छोड़ के ना जाएं।
जनाब साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अशरफ गनी से उज़्बेकिस्तान में कुछ बातें भी हुई हैं, वो कहा जा रहा है कि कुछ डिस्कशन भी की गई है। आपको क्या लग रहा है सूरत हाल, क्योंकि एक जानिब अशरफ गनी और मोदी की दोस्ती के हवाले से भी उनके अपने ही मुल्क में काफ़ी हर्जा सराई भी हो रही है। देखिए, अशरफ गनी एक नकारा इंसान था जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का, भारत का मोहरा बन चुका था। अपने मुल्क का उसको एहसास ख्याल नहीं था। वो भारत के नैरेटिव चला रहा था, भारत के इशारों पे नाच रहा था, जिसकी वजह से आज दलीलो खार हो रहा है। उसने भी उज़्बेकिस्तान में भी उसने यही काम किया कि प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे वहां पे इमरान खान, और उनकी मौजूदगी में इल्जाम तराशियां शुरू कर दी, जबकि उसको पता था अंदर से कि इल्जाम तराशी जो है ये सिर्फ वो भारत को खुश करने के लिए कर रहा है, वरना तो उसका जवाब नहीं था। तो इस चीज की वजह से उसको फिर वहां पे शर्मिंदगी उठाना पड़ी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान ने इस सारे किस्से के जवाब को उधार नहीं रखा, वहीं उन्होंने जवाब दे दिया, और जवाब दिया भी जरा खुल के और ब्लंट अल्फाज। तो अशरफ गनी वहां से कोई अच्छा, अपने लिए कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं लेके गया। अपने लिए उसने वहां पे बदनामी दी, लेकिन ये हर उस शख्स के साथ होगा जो अपने वतन की बजाय दूसरों के मफादात देखने के लिए अपने आप को बेच दे, उनके हवाले कर दे, उसके मुकद्दर में जिल्लत ही रह जाती है। ठीक है, ये अपने मुफादात के हवाले से जो आपने बात बताई है, हमने ये भी देखा है कि अशरफ गनी के जो मोदी के साथ जो मामलात चल रही हैं, भारत का काफ़ी असर और रसूख रहा अफगानिस्तान में। दहशतगर्दी के हवाले से भी ताने बाने बुने जाते रहे, सीपैक को लेके भी काफ़ी जो है डिस्टर्ब करने की सूरत हाल सामने आई है। तो अब जो कहा जा रहा है कि भारत के पेट में जो मरोड़ उठ रही हैं, वज़ीर दाखिला ने भी इस बात की निशानदही की है कि भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। वो भारत, देखें, एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कुछ भी उसने किया अफगानिस्तान से, आज उसका मुंह काला हो रहा है, लेकिन वहां वो कर रहा था इस वजह से कि वहां पे उसको अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अमेरिका की गोद में बैठ के वो हर तरह की पाकिस्तान के लिए परेशानियां पैदा कर रहा था। अमेरिका ने उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहा। भारत को भारत के मफादात समझते हुए उन्होंने पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। अब आज अमेरिका निकला हुआ है तो भारत को वो मदद नहीं मिल सक रही जो उस वक्त उसने अमेरिका से ली। नतीजा ये है कि अब अकेले इस मसले को सुलझाना अपने फेवर में वो उनके लिए मुमकिन नहीं, लेकिन एक स्पॉइलर का रोल वो अदा कर रहे थे अफगानिस्तान में, स्पॉइलर का भी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भारत निकला है, लेकिन भारत का नेटवर्क, भारत के जो मोरे वो तो वही है जी, सारे अफगानिस्तान छोड़ के तो नहीं चले गए जी। तो नतीजा ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता राब्ते दोबारा उनसे खुलेंगे, फिर उनको बाहर से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। और ये जरूरी नहीं कि भारत जो है वो दिल्ली से बैठ के काम ये करे, या मॉस्को में या चाइना में या ईरान में आके करे। नहीं, इन्होंने, भारत ने अपने सारे मोरे फैलाए हुए हैं, यूरोप के मुल्कों में भी हैं, मिडिल ईस्ट में भी हैं। तो वो कहीं से अपना काम कर सकता है, एक्टिवेट कर। जैसे लाहौर में हाफिज सईद के घर पे जो हमला हुआ वो दुबई से काम किया गया। दुबई आगे भारत के साथ थ्रू था, और भारत से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, ये बात हो रही थी। तो वो इस तरह काम करेंगे, हम अमन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब तक मोदी है अमन का तो वो सोच ही नहीं सकता। वो इस कदर इस मामले में आप कह लीजिए RSS की आइडियोलॉजी उसके ऊपर हावी है कि वो कोशिश करता है कि मसले को धौंस से, धमकी से या फौजकशी से वो सुलझाए। तो यहाँ पे वो यही काम करेगा। अगर अमन का ख्वाहिशमंद होता तो फिर आज तालिबान के साथ दूसरे लोग जहाँ जहाँ उसका इन्फ्लुएंस है उनको धक्का लगाता, उनको बैठाता तालिबान के सामने, कभी इधर बैठो बात करो जी, और एक नतीजा अपने लिए हासिल करो। वो तो वो कर ही नहीं रहा, वो तो लड़ाई की तरफ जा रहा है, लड़ाई, धमकी, फौजकशी। जरा साहब ये भी बता दें कि चाइना का किरदार इस हवाले से कितना अहम है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान से भी गुफ्तो शनीद हुई, मुशावरत हुई, और उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि चाइना अगर अपनी तवज्जो मरकूज़ करता है, कोई सीरियसनेस दिखाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तजारती सिफारती मामला तो जुड़े हुए हैं, सीपैक के मामले को लेकर भी काफ़ी डिबेट भी हो रही है, उस पर भी डिस्कशन हुई है। तो ये रोल आप चाइना का मौजूदा वक्त में रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चाइना
تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جو لازماً افغان عوام کے لیے ایک بہتری ہوگی. ان کے منرل، ان کا جو مائننگ سیکٹر ہے اس میں کرنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر میں کرنا چاہتا ہے. تو سی پیک وہاں پہ ایکسٹینڈ ہوگا، ایران کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ کریں گے. یہ افغانیوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، ان کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ اسی صورت ہے جب افغانی چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ یہی سارا کچھ جو ایگریمنٹ کرنا ہے یہ انڈیا کی ہدایات پہ کریں گے تو یہ کبھی بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ضروری ہے کہ افغان طالبان یا افغان حکومت یہ سب لوگ اپنے ملک کے مفاد میں اگر سوچیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. چائنا کو ایک ہی ضرورت ہے کہ چائنا کے خلاف جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ والے لوگ ہیں ان کو افغانستان اپنے ہاں پناہ نہ دے. اگر افغانستان یہ کام کرتا ہے کہ ان کو پناہ نہیں ملتی تو پھر اس صورت میں چائنا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. چائنا اپنی انویسٹمنٹ کے لیے آگے آئے گا، طالبان کو بھی فائدہ ہوگا، افغانستان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ لے کر آگے آئے گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو خطے کی صورتحال ہے اس میں کافی حد تک تبدیلی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ جنرل امجد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور افغانستان کی صورتحال کو لے کر کافی تشویش بھی پائی جا رہی ہے. جس طریقے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دنیا کے سامنے بات بھی کریں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو پاکستان مخالف استعمال ہو رہے تھے افغانستان میں تمام سفارت خانے آج بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. جو ایک نئی حکومت طالبان قائم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کتنے چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ آدمی پہ اتنی جو امداد بند کرنے کے حوالے سے جو بات کی ہے، افغانستان کی امداد بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے، تو یہ ایک نئی حکومت کو قائم کرنا طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا اور جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا. کیونکہ امریکی فوجیوں کو ڈیڈ لائن تو دے دی گئی ہے کہ وہ 31 اگست تک جو ہے وہ انخلا مکمل کر لے. تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے، چیلنجز کافی آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال کچھ واضح ہو جائے گی. پروگرام سیاست اور ریاست کا وقت ختم ہوا. چاہتے اپنی میزبان رم چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.